सबको नमस्कार। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी। आज हम करते हैं कंप्यूटर की क्लास। आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में कंप्यूटर के टाइप कितने होते हैं। ये मेरी गारंटी है कि इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू कंप्यूटर की क्लास चौथी। देखो, आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर। देखो, कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला, कार्य के हिसाब से, कार्य के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू वर्क। और दूसरा है साइज के अनुसार, साइज के अनुसार। अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू साइज। देखो, कंप्यूटर को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग कार्य के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू वर्क। दूसरा है आकार के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू साइज। देखो, कार्य के अनुसार के भी अलग टाइप होते हैं। कार्य के अनुसार कंप्यूटर को भी तीन टाइप में बांटा गया है। तीन टाइप में बांटा गया है। कार्य के अनुसार अकॉर्डिंग टू वर्क को भी तीन टाइप है। इसकी भी पहली टाइप है, देखो, एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरी टाइप है डिजिटल, डिजिटल कंप्यूटर, कंप्यूटर। और तीसरी है हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो, कार्य के अनुसार कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। साइज के अनुसार भी कंप्यूटर को बांटा गया है। पहला है माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथा है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। देखो, हिंदी में भी और इंग्लिश में एक ही नाम है, माइक्रो कंप्यूटर। देखो, माइक्रो, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। देखो, साइज के अनुसार माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। और कार्य के अनुसार तीन टाइप हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। हम पहले पढ़ेंगे कार्य के अनुसार। अब हम पढ़ेंगे कार्य के अनुसार तीन टाइप हैं। एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। देखो, कार्य के अनुसार, कार्य के अनुसार कंप्यूटर, मतलब अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू वर्क। देखो, पहले पढ़ते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर होते हैं। पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि एनालॉग कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर होते हैं। देखो, वे सारे कंप्यूटर, वे सारे कंप्यूटर जो भौतिक इकाई मतलब फिजिकल यूनिट को मेजर करते हैं, मतलब
मापते हैं। देखो एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? वे सारे कंप्यूटर जो भौतिक इकाई मतलब फिजिकल यूनिट को मेजर करते हैं, उन कंप्यूटर को कहते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर। आप कहोगे सर कोई उदाहरण बताओ, आप कहोगे सर उदाहरण दो। जैसे उदाहरण है ताप को मापना है, टेम्परेचर को नापना है, तो हम किन कंप्यूटर का यूज करेंगे? एनालॉग कंप्यूटर का यूज करेंगे। दाब को नापना है या प्रेशर को मापना है, तो हम किन कंप्यूटर का यूज करेंगे? एनालॉग कंप्यूटर का यूज करेंगे। जैसे लंबाई को हम बोलते हैं लेंथ। लंबाई जब मापेंगे तो किन कंप्यूटर का यूज करेंगे? एनालॉग कंप्यूटर का यूज करेंगे। वे सारे कंप्यूटर जो भौतिक इकाई या फिजिकल यूनिट को मेजर करते हैं, हम उनको कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। मैंने ये बोला है कि जो ताप, दाब, लंबाई जो भौतिक इकाई है हमारी, जो उनको नाप दे उनको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। आपसे एचएससी पूछेगी किस प्रकार से कि ताप या दाब या लंबाई या जो भौतिक इकाई है वो कौन से कंप्यूटर नापते हैं। भौतिक इकाइयों को कौन से कंप्यूटर नापते हैं? आप कहोगे एनालॉग कंप्यूटर भौतिक इकाई को नापते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है साहब? अगला क्वेश्चन ये बनता है डिजिटल कंप्यूटर। देखो डिजिटल कंप्यूटर, आप कहोगे सर हिंदी में लिखो, हिंदी में भी यही है डिजिटल। वे सारे कंप्यूटर जो कार्य करते हैं 0 और 1 पर। देखो वो सारे कंप्यूटर जो कार्य करते हैं 0 और 1 पर, मतलब क्या है? मतलब वो सारे कंप्यूटर जो बिजली से चलते हैं, वे सारे कंप्यूटर है जो बिजली से चलते हैं, उनको बोलते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर। देखो उनको बोलते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर। आप सबको पता है जो हमारे पास कंप्यूटर होते हैं, हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर हमारा लैपटॉप हुआ, हमारा पर्सनल कंप्यूटर हुआ, वे कौन से है? वो है डिजिटल कंप्यूटर। जो हम यूज करते हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर किन में इंक्लूड होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर में इंक्लूड होते हैं। अगला प्रश्न क्या बनता है साहब? अगला प्रश्न बनता है हाइब्रिड कंप्यूटरों से। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। देखो वे सारे कंप्यूटर जो एनालॉग प्लस डिजिटल, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर से मिलकर बने हैं, वे सारे के सारे कंप्यूटर जो एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर से मिलकर बने हैं, वो कहलाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। आपको होगा सर कोई एग्जांपल दो। जैसे ईसीजी मशीन जो हॉस्पिटल के अंदर होती है, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसकी फुल फॉर्म होती है, ईसीजी मशीन की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। एग्जाम में एचएससी पूछ लेती है कि ईसीजी मशीन की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है। ये यूज होती है अस्पताल के अंदर। आपने देखा होगा, आपने इस तरह की देखी होगी, इस तरह की।
जो अस्पताल के अंदर इस तरह की जो लाइन होती है, इस तरह जो कंप्यूटर में लाइन दिखा जाती है, वो वाले कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। आप सबको पता है जो ऐसी वाली होती है ना, ये तो होती है एनालॉग। और जो हमको अंकों में दिखा दे, उसको कहते हैं हम डिजिटल। जो हमें अंकों में दिखा दे होता है डिजिटल, और जो हमें इस लाइन की तरह दिखा दे उनको बोलते हैं एनालॉग। जैसे हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये हमें कौन बताती है? ECG मशीन बताती है। एग्जाम में पूछ भी लिया गया था कि ECG मशीन की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसी फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न क्या बनता साहब? देखो, हाइब्रिड कंप्यूटर पेट्रोल पंप पे भी यूज होते हैं। पेट्रोल पंप पे भी यूज किए जाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, और अस्पताल के अंदर भी यूज किया जाता है ECG मशीन का हाइब्रिड कंप्यूटर का। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न बनता है अकॉर्डिंग टू साइज के अनुसार कंप्यूटरों का आकार। देखो, आकार के अनुसार कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप के। आकार के हिसाब से कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है माइक्रो कंप्यूटर। देखो, माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं? जैसे हमारा PC, हमारा पर्सनल कंप्यूटर आता है, हमारा लैपटॉप भी किस में आता है? माइक्रो कंप्यूटर में आता है। हमारा टैबलेट किन में आता है? हमारा टैबलेट भी माइक्रो कंप्यूटर में आता है। हमारा पाम टैबलेट ये फ़ोन के आकार का होता है, ये कंप्यूटर होता है। ये भी एक कंप्यूटर होता है, फ़ोन के आकार का होता है पाम टैबलेट। पाम होती है हथेली, जो हथेली में आ जाए, जो हथेली के आकार का होता है इतना बड़ा, जो हथेली में आ जाए, पाम टैबलेट कंप्यूटर होता है। टैबलेट जो हम आपको पता है तो फ़ोन से थोड़ा बड़ा होता है, टैबलेट बोलते हैं। लैपटॉप और PC ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर है। सबसे छोटे कंप्यूटर कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। सबसे छोटे कंप्यूटर कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। अगली बात करते हैं हम मिनी कंप्यूटर की। देखो, मिनी कंप्यूटर ये आकार में थोड़े बड़े होते हैं। किन से? माइक्रो कंप्यूटर से। ये थोड़े बड़े होते हैं किन से? माइक्रो कंप्यूटर से। इनमें क्या लगा होता है? इनमें एक से अधिक इनमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। इनमें एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। आपने नाम सुना होगा, देखो, ड्यूल कोर का, या क्वाड कोर का, या आपने नाम सुना होगा ओक्टा कोर का, या आपने नाम सुना होगा डेक्का कोर का। देखो, आपने जब भी आप कंप्यूटर लेने जाते हो, जब भी आप किसी दुकान पर कंप्यूटर लेने जाते हो, तो आपने ये चीज़ें देखी होंगी। ये चीज़ है क्या? देखो, ये चीज़ है क्या? देखो, ड्यूल का मतलब होता है 2, क्वाड का मतलब होता है 4, ऑक्टा का मतलब होता है 8, और डेका का मतलब होता है 10। एक कंप्यूटर की मदरबोर्ड में कितने
माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं। एक कंप्यूटर की मदरबोर्ड में कितने माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं हमें बताता कौन है? ड्यूल कोर बताता है कि हमारे कंप्यूटर में ड्यूल कोर लगे हुए हैं। कितने कितने 2 माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं। देखो ये हमें क्या बताता है कि जो हमारे कंप्यूटर में मदरबोर्ड होती है, मदरबोर्ड के अंदर ये अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। जो कंप्यूटर में लिखा होता है ड्यूल कोर, इसका मतलब ये है कि हमारे कंप्यूटर में 2 माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं। हमारे कंप्यूटर में 4 माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं। हमारे कंप्यूटर में 8 माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं। हमारे कंप्यूटर में 10 माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं। सर इनका फ़ायदा क्या होता है? आप पूछोगे सर इनका फ़ायदा क्या होता है? ड्यूल का, कोर का, क्वाड कोर का, ऑक्टा कोर का, डेका कोर का। इसका मतलब ये है जितने अधिक माइक्रो प्रोसेसर लगे होंगे, जितने अधिक मैंने क्या बोला साहब? मैंने बोला है जितने अधिक माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर में लगे होंगे, माइक्रो प्रोसेसर जितने अधिक लगे होंगे, कंप्यूटर की स्पीड उतनी ही तेज होगी। देखो हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने अधिक मतलब डेका कोर लगा होगा, ऑक्टा कोर लगा होगा, जितने अधिक लगे होंगे माइक्रो प्रोसेसर है, हमारा कंप्यूटर उतना ही तेज काम करेगा। काम करेगा। आपने देखा होगा पहले वाले कंप्यूटर जब हम खटका दबाते थे ऑन हो जाता था और लोडिंग होने में 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम लगा देता था। जो हमारे कंप्यूटर होते थे ना, जब हम उनको ऑन करते थे, खटका दबाते ही ये 2 मिनट का टाइम लेता था ऑन होने के लिए। लेकिन जो हमारे वर्तमान में है कंप्यूटर होते हैं, खटका दबाओ फटाक से ऑन हो जाते हैं। अब वाले कंप्यूटर कैसे? क्योंकि उनमें अधिक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं और पहले वाले कंप्यूटरों में ड्यूल कोर लगे होते थे जो 2 मिनट का समय लेते थे कंप्यूटर को ऑन होने में। जो अब नए कंप्यूटर बने हैं वो अधिक माइक्रो प्रोसेसर के बने हुए हैं, जो बटन दबाते ही 2-3 सेकंड में ऑन हो जाते हैं। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न क्या बनता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर से देखो अगला प्रश्न है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम का मतलब क्या है? वे सब कंप्यूटर जिसमें अधिक से अधिक स्टोरेज हो उनको बोलते हैं हम मेन फ्रेम कंप्यूटर। वे सब कंप्यूटर जिसमें अधिक से अधिक स्टोरेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज हो, हम उनको क्या बोलते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं। प्रश्न ये उठता है पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था कौन सा? आप सबको पता है, हमने पिछली क्लास में भी किया था कि पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवेक 1 है। प्रश्न ये उठता है कि यूनिवेक 1 की फुल फॉर्म है क्या? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। हमसे एचसी क्या पूछेगी? पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर है कौन सा? यूनिवेक 1 है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। वह कौन से कंप्यूटर है जिसमें स्टोरेज अधिक होती है? मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। पहला कौन सा था? यूनिवेक 1 था। सर निर्माण किसने किया ये तो बताओ। आपने ये तो बताया नहीं कि यूनिवेक 1 का निर्माण किसने किया था। वो क्या था? जेपी एकट
और सर जॉन मोजले ने किसने आविष्कार किया था यूनिवेक 1 का? वो क्या था? जेपी एकट और जॉन मोजले ने मिलकर यूनिवेक 1 का निर्माण किया था। ठीक है सर, ठीक है सर। ये बताओ पहला स्टोरेज वाला कंप्यूटर कौन सा था? ये बताओ सर। आप ये बताओ सर कि पहला स्टोरेज वाला कंप्यूटर था कौन सा? वो था एडजेक। वो था एडजेक। सर बनाया किसने ये तो बताओ। ये बनाया, देखो सर, जॉन वॉन न्यूमैन। किसने बनाया साहब? सर जॉन वॉन न्यूमैन ने कौन सा कंप्यूटर बनाया? एडजेक बनाया। एडजेक था कौन सा? पहला स्टोरेज वाला कंप्यूटर था एडजेक, सर जॉन वॉन न्यूमैन। देखो बात अब शुरू होती है। सर जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या बोला कि मैंने पहला कंप्यूटर बना दिया है जिसमें स्टोरेज होती है। पहला ऐसा कंप्यूटर बना दिया जिसमें स्टोरेज होती है, वो है एडजेक। सर जॉन वॉन किससे बोले? सर जॉन वॉन बोले जेपी एकट से और जॉन मोजले से। इनसे ये बोले कि मैंने ये कंप्यूटर बना दिया है, अब आपकी बारी है इसको अपडेट करके या इस पर टेस्टिंग कर करके आप इसे मेरे से बेहतर बना सकते हो तो बना दो। आप मुझसे बेहतर बना सकते हो तो बना दो। आपको पूरी परमिशन है। जेपी एकट ने और जॉन मोजले ने क्या किया? जेपी एकट ने, जॉन मोजले ने क्या किया? एडजेक पर टेस्टिंग कर करके क्या बना दिया? यूनिवेक 1। कौन सा बना दिया? यूनिवेक 1 बना दिया। देखो यूनिवेक 1 एडजेक पर टेस्टिंग कर करके बनाया गया है। यूनिवेक 1 बनाया किसने? जेपी एकट ने, जॉन मोजले ने। और आपको मिल सकता है प्लस वो न्यूमैन। देखो तीनों व्यक्तियों ने मिलकर बनाया है यूनिवेक 1, लेकिन दो लोगों का नाम सबसे ज़्यादा आता है। जेपी एकट और जॉन मोजले ने मिलकर क्या बना दिया? तीनों ने मिलकर क्या बना दिया? यूनिवेक 1, लेकिन दोनों लोगों का नाम सबसे अधिक बार आता है, इनका नहीं आता। इसलिए आपके एग्जाम में तीनों भी आ जाए, तीनों ऑप्शन आ जाए तो ऑल ऑफ दिस लगा दियो यूनिवेक 1। देखो एडजेक था पहले, इस पर टेस्टिंग कर करके यूनिवेक 1 बना दिया। पहला ऐसा कंप्यूटर जो स्टोरेज के लिए बनाया गया था एडजेक था। अगर आपसे पूछे कि पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था, वो था यूनिवेक 1। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपसे एचएससी कैसे पूछेगी? आपसे ऐसे पूछेगी कि पहला ऐसा कंप्यूटर जो स्टोरेज के लिए बनाया गया था वो था एडजेक। पहला ऐसा कंप्यूटर जो स्टोरेज के लिए बनाया गया था वो था एडजेक। पहला ऐसा कंप्यूटर जो मेन फ्रेम था वो था यूनिवेक 1। ठीक है सर, आगे बताओ। अगला क्वेश्चन क्या बनता साहब? अगला क्वेश्चन ये बनता है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला प्रश्न ये बनता है, ये हमारा माइक्रो कंप्यूटर से बड़े कौन से होते हैं? बड़े होते हैं मिनी कंप्यूटर से बड़े कौन से कंप्यूटर होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। इनसे बड़े कंप्यूटर कौन से होते हैं साहब? सुपर कंप्यूटर। एचएससी क्या पूछेगी हमसे? एचएससी पूछेगी कौन सा कंप्यूटर कौन से वाले से बड़ा है? सबसे छोटा है माइक्रो, उससे बड़ा है मिनी से बड़ा है मेन फ्रेम से बड़ा है सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा है
सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा है, फिर ये वाला बड़ा है, फिर ये वाला बड़ा है, फिर ये वाला बड़ा है, लास्ट सबसे बड़ा कौन सा है? माइक्रो। वो है सबसे छोटा और लास्ट सबसे बड़ा कौन सा है? माइक्रो है। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये बनता है, देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर मल्टी यूजर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं, इसका मतलब क्या है? देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर होते हैं? प्रश्न ये है, एचएससी हमसे ये पूछेगी मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसे कंप्यूटर होते हैं? कैसे कंप्यूटर होते हैं? मल्टी यूजर। मल्टी यूजर मतलब क्या है? बहुत सारे लोग एक ही समय पर उस कंप्यूटर पर काम करे। देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, कैसे कंप्यूटर होते हैं? मल्टी यूजर होते हैं। मल्टी यूजर मतलब क्या सर इसका? कि बहुत सारे लोग एक ही समय पर उस कंप्यूटर पर काम करें। मतलब एक ही समय पर बहुत सारे लोग काम करें, ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखो आप कहोगे सर ऐसा कैसा पॉसिबल हो सकता है, आप बताओ। देखो एक उदाहरण है, हमारे पास एक उदाहरण भी है। जब तक हमारे पास उदाहरण है, एग्जाम्पल है, हमें घबराना नहीं है, हमें थोड़ा सा भी नहीं घबराना। देखो गवर्नमेंट साइट, गवर्नमेंट पोर्टल बोलते हैं, गवर्नमेंट पोर्टल। मान लो एचएससी ने हरियाणा पुलिस की 5,000 वैकेंसी निकाल दी। मान लो गवर्नमेंट ने, एचएससी ने हरियाणा पुलिस की 5,000 वैकेंसी निकाल दी। आप दो दोस्त हो, आप गहरे मित्र हो। आपने क्या बोला कि हम दोनों हरियाणा पुलिस का फॉर्म फिल करेंगे। आप गए, शॉप पर गए आप। आपने बोला कि हम दोनों मित्रों का हरियाणा पुलिस का फॉर्म फिल कर दो। आपने फॉर्म फिल किया, इस तरह फिल किया कि मैं फॉर्म फिल करूँगा, इसके तुरंत बाद तो हम दोनों दोस्तों का सेंटर एक ही जगह आ जाएगा, एक ही जगह सेंटर आ जाएगा और एक ही कमरे में हो जाएगा। क्या आज तक ऐसा हुआ है कि आपने एक ही समय पर फॉर्म फिल किए हैं और आपका सेंटर एक ही जगह आया हो? क्या ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ। क्योंकि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हो उसी समय लाखों लोग फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। उसी साइट पर लाखों लोग फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। जब आपने फॉर्म फिल किया और आपके मित्र ने फॉर्म फिल किया, इस अंतराल में, इस टाइम पीरियड में लाखों लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया था। इसका मतलब ये है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर मल्टी यूजर होते हैं कि बहुत सारे लोग एक ही समय पर उस कंप्यूटर पर काम करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखो इसका दूसरा एग्जांपल कौन सा है? रेलवे में जब आप टिकट बुक करते हो तब भी मेन फ्रेम कंप्यूटर काम में आते हैं, और जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हो जब भी मेन फ्रेम कंप्यूटर काम में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन ये बनता है, हम लोगों को मेन फ्रेम कंप्यूटर से जोड़ता कौन है? प्रश्न ये है, हम लोगों को मेन फ्रेम कंप्यूटर से जोड़ता कौन है? प्रश्न तो ये बनता है। देखो हम लोगों को मेन फ्रेम
कंप्यूटर से जोड़ता कौन है साहब, जोड़ता कौन है ये बताओ। देखो हम लोगों को मेन फ्रेम कंप्यूटर से जोड़ता कौन है, प्रश्न तो ये बनता है ना कि हमें जोड़ता कौन है, कौन जोड़ता है, डंप, आपने नाम सुना होगा डंप टर्मिनल, डंप टर्मिनल हमको, हम लोगों को डंप टर्मिनल मेन फ्रेम कंप्यूटर से जोड़ता है। हमसे एचसी पूछेगी, हमसे एचसी ये पूछेगी कि हम लोगों को, प्रश्न ये बनेगा बिल्कुल ऐसा कैसा बनेगा कि हम लोगों को मेन फ्रेम कंप्यूटर से जोड़ता कौन है, जोड़ता कौन है, डंप टर्मिनल जोड़ता है। टर्मिनल का मतलब क्या होता है साहब, टर्मिनल का मतलब क्या होता है, देखो टर्मिनल का मतलब ये होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा को भेजना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा को भेजना टर्मिनल कहलाता है। और हम लोगों को मेन फ्रेम कंप्यूटर से जोड़ता कौन है, डंप टर्मिनल जोड़ता है। अगला प्रश्न ये बनता है कि टर्मिनल होते कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं, प्रश्न तो ये बनता है डंप मतलब टर्मिनल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं टर्मिनल। पहला देखो, पहला खुद डंप टर्मिनल होता है। दूसरा क्या होता है, इससे थोड़ा स्मार्ट होता है, स्मार्ट टर्मिनल, इससे थोड़ा और स्मार्ट होता है तो हम कह देते हैं इंटेलिजेंट टर्मिनल। देखो अब हम तीनों एक एक करके पढ़ेंगे, अब हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। देखो पहला है डंप टर्मिनल, इसका काम क्या होता है साहब, इसका काम क्या होता है, इसका काम बस इतना होता है, इसका काम ना तो प्रोसेस का होता है और ना स्टोरेज का। अगर आपसे एचसी पूछे ना कि डंप टर्मिनल में प्रोसेस होती है, स्टोरेज होती है, नहीं होती, आप बोल देना, आपने पढ़ रखा है कि आप बोल देना नहीं होती। डंप टर्मिनल में ना प्रोसेस होती ना स्टोरेज होती। इसका काम क्या होता है साहब, इसका काम बस इतना सा होता है, बस इतना सा। देखो मैसेज को, मतलब मैसेज को नहीं, डाटा को सेंड करना और डाटा को रिसीव करना, डाटा को सेंड करना और डाटा को रिसीव करना काम किसका होता है, डंप टर्मिनल का होता है। ना तो ये प्रोसेस करता है ना ये स्टोरेज करता है। देखो डंप टर्मिनल ना तो प्रोसेस करता है और ना स्टोरेज करता है। आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि प्रोसेस और स्टोरेज डंप टर्मिनल नहीं करेगा। ये क्या करेगा, डाटा को सेंड करेगा और डाटा को रिसीव करेगा और सेंड करेगा, बस इतना काम होता है डंप टर्मिनल का। अगली बात करते हैं हम स्मार्ट टर्मिनल की। देखो अगला है स्मार्ट टर्मिनल। देखो ये इसका क्या काम है, ये प्रोसेस तो करेगा लेकिन स्टोरेज नहीं करेगा। देखो आपसे एचसीए पूछेगी क्या स्मार्ट टर्मिनल स्टोरेज करता है, क्या स्मार्ट टर्मिनल स्टोरेज करता है। एचसी आपसे बार बार पूछेगी और आपको बार बार ये बताना है कि स्टोरेज नहीं करता, प्रोसेस करता है। आपसे एचसी ये पूछेगी स्मार्ट टर्मिनल स्टोरेज करता है, नहीं करता, करता क्या है, प्रोसेस करता है। सर एग्जांपल दो, आप एग्जांपल तो देते नहीं। देखो कैलकुलेटर का नाम सुना आपने, कैलकुलेटर क्या करता है, देखो 4 गुणा 4 हमने लिख दिया, ये प्रोसेस करके बताएगा 16, ये प्रोसेस करके बताएगा 4 गुणा 4 16 होते हैं, ये बताएगा, प्रोसेस करेगा। लेकिन कैलकुलेटर स्टोरेज तो करता नहीं,
कैलकुलेटर स्टोरेज तो करता नहीं, इसलिए क्या है, स्मार्ट टर्मिनल का काम कौन करता है, कैलकुलेटर करता है। कैलकुलेटर क्या करता है, प्रोसेस करता है, स्टोरेज नहीं करता। 4x4 प्रोसेस कर दी, स्टोरेज नहीं की। आपने कभी सुना है कैलकुलेटर ने किसी चीज़ को, किसी डाटा को स्टोरेज कर लिया, स्टोर कर लिया? नहीं सुना, नहीं करता। कैलकुलेटर प्रोसेस करता है, स्टोरेज नहीं करता। इसका एग्जांपल बेस्ट ये था। अगला है इंटेलिजेंस टर्मिनल। देखो साहब, अगला है इंटेलिजेंट। इंटेली नाम से ही पता चलता है कितना इंटेलिजेंट है टर्मिनल। आपको नाम से पता चलता है ये कितना इंटेलिजेंट है। देखो, अगर आप कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो, अगर आप को मूवी डाउनलोड कर रहे हो, आप डाउनलोड करोगे विडमेट से, या आप गूगल से डाउनलोड करते हो, मूवी डाउनलोड करते हो। मूवी डाउनलोड हो रही है, प्रोसेस हो रही है, मूवी डाउनलोड हो रही है, प्रोसेस हो रही है। अगर आप मूवी डाउनलोड होकर स्टोरेज भी तो होगी, मूवी डाउनलोड होगी तो स्टोरेज भी तो होगी, स्टोर भी तो होगी। मतलब इंटेलिजेंस टर्मिनल क्या करता है, प्रोसेस भी करता है और स्टोरेज भी करता है। अगर आप कोई मूवी या फिल्म या कोई गेम को डाउनलोड कर रहे हो तो वो प्रोसेस होता है, तभी चीज़ डाउनलोड होती है। स्टोर करने के लिए जगह भी तो चाहिए उसको, तो जगह भी मिलेगी उसको, तो वो उसे कहते हैं हम इंटेलिजेंट टर्मिनल। ये सारा का सारा काम किसके तहत होता है? ये किसके तहत होता है? इंटेलिजेंट टर्मिनल के तहत होता है। अगला प्रश्न क्या बनता साहब? अगला प्रश्न क्या बनता है? देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में आपने सुना होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज होता है किनका? 32 बिट 64 बिट का। आपने नाम सुना कभी? आपने कभी देखा है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर में 32 बिट 64 बिट लिखा होता है? आपने ध्यान दिया कभी? अगर ध्यान नहीं दिया तो आगे देना कंप्यूटर पर 32 बिट 64 बिट लिखा होता है। बिट किसको डिनोट करता है? स्पीड को। किसको डिनोट करता है? किस कंप्यूटर की स्पीड कितनी होगी, ये कौन बताता है? बिट बताता है। देखो, एक बिट है, एक बिट एक सेकंड में 2 ऑपरेशन करता है। मतलब ये है मेरे कहने का मतलब ये है कि एक बिट अगर कंप्यूटर में है तो वो 1 सेकंड में 2 काम करेगा, मतलब 2 ऑपरेशन करेगा। अगर कंप्यूटर में 2 बिट है, तो 1 सेकंड में 4 ऑपरेशन करेगा, मतलब 4 काम करेगा। 2 ऑपरेशन करेगा तो मतलब 0 और 1 करेगा। 2 ऑपरेशन करेगा, 2 काम करेगा, 0 और 1 मतलब ऑफ और ऑन। 0 का मतलब होता ऑफ, 1 का मतलब होता ऑन। आप सबको पता है, आप बहुत तेज हो। 2 बिट है, 2 बिट का मतलब होता है 1 सेकंड में 4 ऑपरेशन करेगा। मतलब 2 बिट का मतलब ये है कि एक सेकंड में 4 काम करेगा हमारा कंप्यूटर 4 काम करेगा। मतलब देखो, 1 करेगा या 0 करेगा या 0 करेगा या 1 करेगा, 4 ही ऑपरेशन तो करेगा। अब हम बात कर रहे हैं 64 बिट की, तो देखो ये कितना काम करेगा। देखो, अगर 2 बिट में 4 ऑपरेशन करता है तो आप अंदाजा लगा सकते हो 64 बिट का कंप्यूटर होगा तो उसकी कितनी स्पीड होगी, वो कितने ऑपरेशन करेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा कंप्यूटर कितना तेज है। अगर हमने कंप्यूटर लेना है तो उसकी बिट चेक कर लियो कि वो कितना बिट का है। अगर बिट ज़्यादा है, कंप्यूटर ज़्यादा काम करेगा, मतलब उसकी स्पीड बहुत तेज होगी। अगला प्रश्न क्या बनता है साहब? अगला प्रश्न बनता है सुपर कंप्यूटर से। देखो, सुपर कंप्यूटर
देखो पहला ही प्रश्न ये बनता है कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था साहब? वो था CDC 6600। CDC 6600 था दुनिया का पहला कंप्यूटर। सर फुल फॉर्म क्या होती है इसकी CDC की? देखो इसकी होती है कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन CDC की फुल फॉर्म होती है। ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था CDC 6600। लेकिन इसको बाद में अपडेट करके या टेस्टिंग करके इसका नाम चेंज कर दिया था, करे-1। देखो प्रश्न ये बनता है कि CDC 6600 का आविष्कार किसने किया था? साहब? आविष्कार वो क्या था? सीमर करे ने किया। कहाँ के थे ये? USA के थे। कब किया साहब? 1964 में किया। इन्होंने सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। पहला सुपर कंप्यूटर था CDC 6600। आविष्कार किया सीमर करे ने। इन्हीं को हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर का पापा या पितामह हम किसे कहते हैं? सीमर करे को कहते हैं। बाद में इन्होंने इस कंप्यूटर को अपडेट करके टेस्टिंग करके नाम चेंज कर दिया। अपने ही नाम पर अपना नाम चेंज कर दिया। ये करे था, कंप्यूटर का नाम टिक दिया करे-1। सर कब इनका नाम कब बदला? 1972 में इन्होंने करे-1 नाम टेक दिया। 1972 में इन्होंने अपना नाम टेक दिया करे-1। सर सुपर कंप्यूटर की स्पीड हम किस में मेजर करते हैं? किस में नापते हैं? वो नापते हैं फ्लॉप्स में। सुपर कंप्यूटर की स्पीड हम किस में मेजर करते हैं? फ्लॉप्स में करते हैं। सर फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। देखो फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। अगला प्रश्न ये बनता है, आधुनिक कंप्यूटर जो होते हैं, आधुनिक सुपर कंप्यूटर जो होते हैं, आधुनिक सुपर कंप्यूटर जो होते हैं उनकी स्पीड हम किस में मेजर करते हैं? आधुनिक सुपर कंप्यूटर जो होते हैं उनकी स्पीड हम किस में मेजर करते हैं? वो करते हैं पेटा फ्लॉप्स में। आपसे HCA क्या पूछेगी? HCA पूछेगी कि आधुनिक सुपर कंप्यूटरों की स्पीड हम किस में नापते हैं? हमने क्या पढ़ रखा है? फ्लॉप्स में। हम इस पर टिक कर देंगे। उन्होंने पूछा आधुनिक सुपर कंप्यूटर की स्पीड हम किस में मेजर करते हैं? पेटा फ्लॉप्स में करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि एक पेटा फ्लॉप्स किसके बराबर होता है? 10 की शक्ति 15 फ्लॉप्स के बराबर होता है। एक पेटा फ्लॉप्स किसके बराबर होता है? 10 की शक्ति 15 फ्लॉप्स के बराबर। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला प्रश्न क्या बनता है साहब? अगला प्रश्न ये बनता है कि हम कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर बनाते कैसे हैं? प्रश्न तो ये बनता है ना साहब कि हम कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर बनाते कैसे हैं? देखो हाईली या उच्च स्तर के माइक्रो प्रोसेसर मतलब है हजारों प्रोसेसर। देखो
हम कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर बनाते कैसे हैं? हाईली मतलब उच्च स्तर के हजारों माइक्रो प्रोसेसर को मिलाकर हम सुपर कंप्यूटर बनाते हैं। जैसे आपको पता है हमारे पास कौन से कंप्यूटर होते हैं? हमारे पास कंप्यूटर होते हैं पीसी, मतलब पर्सनल कंप्यूटर लिख देता हूं मैं, पर्सनल कंप्यूटर। हमारे पास कौन से कंप्यूटर होते हैं? पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। इनके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। हमारे कंप्यूटरों में एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है और हम अपने कंप्यूटर से क्या काम लेते हैं? हम मूवी भी देखते हैं एक ही टाइम पर, सॉन्ग भी सुनते हैं एक ही टाइम पर, हम चैट भी करते हैं एक ही टाइम पर, फेसबुक चलाते हैं हम एक ही टाइम पर। देखो हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर है एक माइक्रो प्रोसेसर का है। हम इनसे कितना काम लेते हैं? मूवी भी एक साथ देखते हैं, सॉन्ग भी एक साथ देखते हैं, चैट भी करते हैं, फेसबुक भी चलाते हैं। एक माइक्रो प्रोसेसर एक साथ कितना काम कर लेता है? अगर हम अपने कंप्यूटरों में हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगा देंगे तो अपने आप वो सुपर कंप्यूटर नहीं बन जाएगा? क्या अपने आप वो सुपर कंप्यूटर नहीं बन जाएगा? अगर हमारा एक माइक्रो प्रोसेसर इतना काम करता है, हमारा कंप्यूटर एक माइक्रो प्रोसेसर लगाने के बाद इतना काम करता है, तो बताओ क्या हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगाने के बाद क्या वो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर नहीं बन जाएगा? बन जाएगा साहब, बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न ये बनता है, देखो सुपर कंप्यूटर देखो मल्टी प्रोसेसिंग प्लस पैरेलल प्रोसेसिंग। देखो मैंने क्या लिखा, ये सुपर कंप्यूटर मल्टी प्रोसेसिंग प्लस पैरेलल प्रोसेसिंग मिलकर ही सुपर कंप्यूटर बनाते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि इनके अंदर हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, हजारों माइक्रो प्रोसेसर MC, माइक्रो प्रोसेसर MP, माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। इसका मतलब ये है, आप मुझे एक बात बताओ, पैरेलल प्रोसेसिंग बताने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। ये बताओ मुझे, एक है 1 GB की, एक है 500 MB की, ये क्या सर? ये मूवी है आपकी पसंद की। ये बताओ आप इनमें से कौन सी फिल्म बहुत जल्दी डाउनलोड कर लोगे? ये बताओ, डाउनलोड कर लोगे? आप कहोगे सर 500 MB की मूवी बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगी, 1 GB की मूवी लेट डाउनलोड होगी, 500 MB की मूवी जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। हम 500 MB की मूवी डाउनलोड करेंगे। आप कहोगे 500 MB की मूवी जल्दी डाउनलोड हो जाएगी, आपको पता है जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। तो पैरेलल प्रोसेसिंग क्या करता है? हमारा सुपर कंप्यूटर MB पर तो काम करता नहीं, ना GB पर काम करता। हमारा सुपर कंप्यूटर TB पर काम करता है। हमारा सुपर कंप्यूटर TB पर काम करता है और एक TB 1024 GB के बराबर होता है। आप सबको पता है एक TB 1024 GB के बराबर होता है, आपको पता है। तो हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग क्या करेगी? 10 GB 1024 के इतने टुकड़े कर देगी 10 GB के अंदर, जिससे हमारा CPU जल्दी से प्रोसेसिंग कर ले, जिससे हमारा कंप्यूटर जल्दी से प्रोसेसिंग कर ले। तो इसलिए पैरेलल प्रोसेसिंग 1 TB को
जीबी में बदल देती है, जिससे कंप्यूटर जल्दी से कार्य करे, हमारा सुपर कंप्यूटर और तेज कार्य करे। यही बात हो जाएगी। 1 GB की मूवी डाउनलोड करने में टाइम लगता है, 500 MB की मूवी डाउनलोड करने में आसान काम है, इसीलिए 1 TB को हमारा सुपर कंप्यूटर है 10-10 GB में तोड़ लेता है और हमारा काम जल्दी से कर देता है, जल्दी से कर लेता है। अगला प्रश्न साहब, अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न ये बनता है, दुनिया का वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? दुनिया में वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा साहब है? कौन सा है? वह फुगाकू है जापान का। देखो, फुगाकू जापान का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ये कब बना? 2020 में बना साहब। आपके मन में प्रश्न उठता होगा, आपके मन में एक प्रश्न उठा कि मैंने बोला वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, फुगाकू है, 2020 में बना है। आप कहोगे सर इससे पहले कौन सा था? इससे पहले कौन सा था? पहले वाला तो बताओ। पहले वाला था समिट। सर ये कहाँ, ये किसका था? USA का। ये था USA का। फुगाकू से पहले सुपर कंप्यूटर समिट था USA का। अब हम बात करते हैं हमारी मतलब हमारे देश की, हमारे भारत देश की। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था साहब? वो था परम 8000। अगर आपसे पूछे कि भारत में सुपर कंप्यूटर का पापा या पितामह किसे कहते हैं? वो कहते हैं विजय भाटकर को हम भारत में क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर का पितामह कहते हैं। अगली बात कि परम 8000 बनाया कब गया? 1991 में बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया? पुणे में बनाया गया। कहाँ पर? पुणे में। कब? 1991 में। परम 8000 बनाया किसने? ये तो बताओ, बनाया किसने? निर्माण किसने किया? सीडेक कंपनी ने। सीडेक कंपनी ने बनाया। सर सीडेक की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म क्या होती है साहब? देखो, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। देखो, सीडेक की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग का निर्माण सीडेक कंपनी ने किया, परम 8000 का। और अगर आपसे पूछे वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है भारत का? वर्तमान में सबसे तेज भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वो है प्रत्यूष व महीर। दोनों ही एक साथ आते हैं, प्रत्यूष व महीर। सर कब बना? 2018 में बना। कहाँ पर बना? नोएडा में बना। नोएडा में है फिलहाल प्रत्यूष महीर, 2018 में बना, नोएडा में है। अगला प्रश्न क्या बनता है? साहब? आपको पता है कि भारत में 11 सुपर कंप्यूटर है। वर्तमान भारत में कितने सुपर कंप्यूटर साहब है? भारत में 11 सुपर कंप्यूटर है। भारत में 11 सुपर कंप्यूटर है। आप कहोगे सर सुपर कंप्यूटर के कार्य क्या होते हैं? मतलब ये काम क्या करते हैं? ये मौसम विज्ञान की जानकारी देता है। मौसम विज्ञान की जानकारी देता है। और ख़ास बात क्या पता आपको? ख़ास बात क्या हमारे कंप्यूटरों में? ख़ास बात हमारे सुपर कंप्यूटर में क्या है कि दुनिया में सबसे सही व सटीक जानकारी हमारे कंप्यूटर देते हैं। ख़ास बात क्या है हमारे प्रत्यूष व महीर की कि वह दुनिया में सबसे तेज
सबसे सही व सटीक जानकारी देते हैं। अगर हमारे सुपर कंप्यूटर कह देना कि उस दिन बारिश होगी तो उसी दिन बारिश होगी। हमारे सुपर कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटरों से बहुत तेज हैं, मौसम विज्ञान की जानकारी बहुत जल्दी देते हैं और सबसे बढ़िया देते हैं। आपको पता है हमारा एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सुपर कंप्यूटर है अनुपम। अनुपम साहब, अनुपम देखो, अनुपम सुपर कंप्यूटर। हमारा एक और सुपर कंप्यूटर है, अनुपम सुपर कंप्यूटर है। वे बनाया किसने? बार्क ने। बनाया किसने? बार्क ने बनाया, मतलब भाभा एटॉमिक एंड रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक एंड रिसर्च सेंटर ने अनुपम सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया था। सर हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? हैदराबाद में। ठीक है सर। अगला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? हमारा आज का लास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? देखो वो है, कौन सा साहब है? वो हमारा फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर। फ्लो सॉल्वर देखो, वो है फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर। प्रश्न ये बनता है कि फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर बनाया किसने? देखो NAL कंपनी ने, NAL ने फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर बनाया। मतलब क्या है? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। देखो फुल फॉर्म क्या है इसकी? फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर NAL, फुल फॉर्म है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। देखो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर साहब है? इसका है हैदराबाद में। जो मैंने पीछे पढ़ा था ना अनुपम, वो उसका है बम्बई। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बम्बई। हमने गलत पढ़ लिया था। अनुपम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बम्बई में है। और फ्लो सॉल्वर नेल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में है। उसको ठीक कर लियो। देखो फुल फॉर्म क्या इसकी? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। ठीक है सर। यह किसके लिए बनाया गया था? ये सुपर कंप्यूटर बनाया किसके लिए गया था? DRDO के लिए। DRDO के लिए, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। किसके लिए बनाया गया? DRDO के लिए बनाया गया, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। सर DRDO की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? देखो डिफेंस रिसर्च ठीक लिख दिया क्या मैंने? देखो डिफेंस फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। किसके लिए बनाया गया था? DRDO के लिए बनाया गया था। फुल फॉर्म होते डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये ना जो फ्लो सॉल्वर था, सुपर कंप्यूटर था, ये बनाया गया था DRDO के लिए बनाया गया था। लेकिन DRDO के लिए ये काबिल नहीं था, मतलब ये DRDO में यूज नहीं हुआ। तो इसके लिए अलग से DRDO के लिए अलग से एक सीरीज बनाई, पैस सीरीज के कंप्यूटर बनाए। पैस सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाए, क्योंकि जो फ्लो सॉल्वर का सुपर कंप्यूटर है DRDO में यूज नहीं किया गया। इसमें कुछ कमी आ गई होगी, इसलिए DRDO के लिए यूज नहीं हुआ। तो DRDO के लिए अलग से सुपर कंप्यूटर बनाया, पैस सीरीज के कंप्यूटर बनाए। अगली बात यह है कि फुल फॉर्म क्या होती है? पैस की PACE की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोसेसिंग एरोडायनेमिक। देखो प्रोसेसिंग एरोडायनेमिक एंड कंप्यूटिंग
कंप्यूटिंग एंड एवोल्यूशन, EVOLUTION इवोल्यूशन। देखो प्रोसेसिंग, एरोडायनेमिक एंड कंप्यूटिंग एंड एवोल्यूशन पैस की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि पैस बनाया किसने था? अनुराग केंद्र ने। अनुराग केंद्र ने किसका निर्माण किया था? पैस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। किसने? अनुराग ने। क्वेश्चन ये बनता है अनुराग की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म क्या होती है साहब? देखो अनुराग की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। क्या होते हैं साहब? अनुराग की स्थापना, अनुराग की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस बात को। देखो जो हमारे अनुपम था, इसका हेडक्वार्टर बम्बई में है। हमने गलत पढ़ लिया था हैदराबाद में, ठीक है। फ्लो स्लोवर सुपर कंप्यूटर है, ये किसने बनाया था? NAL ने बनाया था, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है। इसने कंप्यूटर बनाया था फ्लो स्लोवर, किसके लिए? DRDO के लिए। लेकिन DRDO के लिए ये यूज नहीं हुआ, तो ये DRDO के लिए अलग से सुपर कंप्यूटर बनाए, पैस सीरीज के कंप्यूटर बनाए गए, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रोसेसिंग, एरोडायनेमिक एंड कंप्यूटिंग एंड एवोल्यूशन। ये बनाए किसने? अनुराग केंद्र ने बनाए। अनुराग की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। आज की क्लास में इतने क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और HSC मैथ विद मुकेश को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। धन्यवाद।